बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x बाई यूजिंग नॉर्मल फार्म। यानी हमें नॉर्मल फार्म का यूज़ करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर अपने सोल्यूशन में सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नोट कर ले रहे हैं और इस इक्वेशन का नॉर्मल फार्म से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर करना होती है जो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का pdy ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से इसे कंपेयर करके डी वाई ओ डी एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पर p है और यहाँ पर डी वाई ओ डी एक्स का कॉफिशेंट 2x है। ये यहाँ पर y का कॉफिशेंट q है और अपने जो क्वेश्चन है उसमें y का कॉफिशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर कैपिटल R है, वहाँ पर ये r जो है x का फंक्शन राइट हैंड साइड में है एक्स क्यू प्लस का 3x। यहाँ पर p q r जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं। हमें चूँकि नॉर्मल फार्म से लगाना है तो वहाँ पर एक फार्मूला होता है उसमें यूज़ करना होता है u की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। u की वैल्यू होती है e टू द पावर -1/2 कैपिटल P। इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x -1/2 इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू हमने अभी सेलेक्ट की थी, यहाँ से वो p की वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले e की पावर -1/2 रखेंगे, p की जगह पर रखेंगे यहाँ पर 2x, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। e टू द पावर -1/2 यहाँ पर 2 इंटू में है कांस्टेंट है, इसे तो बाहर लिख लेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करना होगा x dx। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच रहा है u की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस ये लिखा हुआ है x का इंटीग्रेशन होता है। x की पावर यहाँ पर 1 है, इंटीग्रेशन जब करते हैं पावर एक बढ़ जाती है 2 हो जाएगी, अपान में भी वही पावर आ जाती है। तो इस तरीके से हमें u की वैल्यू मिल गई है u इज इक्वल टू ई की पावर -x²/2, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -1/2 x², क्योंकि यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। तो आप कैसे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने u की वैल्यू को फाइंड कर लिया है जिसका आगे चल के हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक्चुअल में u जो होता है वो एक पार्ट होता है सॉल्यूशन का, क्योंकि हम यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें पुट करते हैं। नॉर्मल फार्म से लगा रहे, ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर नॉर्मल फार्म से सेकंड डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअल में u जो होता है वो पुट करते हैं हम इस फार्म में। नाउ पुटिंग y की जगह पर पुट करते हैं u इंटू वी। u तो हमने फाइंड कर लिया, v क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। यानी ये सॉल्यूशन इसको मान लेते हैं इस दी गिवन नॉर्मल फार्म में द गिवन इक्वेशन, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी बात कर रहे हैं। रिड्यूस, अगर ये हम सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं यानी y की जगह पर u भी रख दें, यहाँ पर u की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो मतलब ये आर्टिकल है, आपको सिर्फ हमारे इस फार्मूले के तौर पे इससे आगे बढ़ाना होगा। गिवन इक्वेशन रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस टू दी नॉर्मल फार्म। दी नॉर्मल फार्म से ही हमको ये बोला जा रहा था कि इसे नॉर्मल फार्म से सॉल्व करना है, तो ये इस फार्म में बदल जाता है। नॉर्मल फार्म पता हो गई क्या होती है, ये v में होती है। अभी v का जिक्र नहीं आया था। d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी और इज इक्वल टू एस। एक्चुअल में ये इक्वेशन जो नॉर्मल फार्म का v में इक्वेशन है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे v की वैल्यू ही हम लोग फाइंड करते हैं। और जब v की वैल्यू मिल जाती है तो u तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। यही सोल्यूशन होता है, बस u और v की वैल्यू रख देना है। बस u तो हमें पता हो चुका है, v की वैल्यू इसी नॉर्मल फार्म से निकलती है। यहाँ पर i क्या है और s क्या है वो आपको यहाँ पर याद करना होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाए उसे इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगी। इससे हमें v मिल जाएगा, v से हम यहाँ पर पुट करके टोटल y की वैल्यू, यानी हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो अब हम i और v के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आई की वैल्यू याद कर लीजिए, आई की वैल्यू होती है q-1/2 dp/dx -1/4 p²। नॉर्मल फार्म के लिए इस आई की वैल्यू को याद कर लें। हालांकि आप कोई दूसरी बुक का यूज़ कर रहे हो तो आई की जगह यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर एस या यहाँ पर एस और इसका नोटेशन शायद अलग हो, लेकिन आपको ये क्यू की वैल्यू ये वाली याद कर लेनी चाहिए, इसके बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नोटेशन हो। क्यू हमने फाइंड किया था पीछे, देख लीजिएगा, क्यू की वैल्यू जो है x² + 1 है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी p की, वो 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसी p का x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन भी करना है। तो हम यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, पीछे जो हमने q की वैल्यू अभी देखी थी वो हम लिखेंगे, फोकस नहीं हो पा रहा है ये, हाँ यस। तो i की वैल्यू हो जाएगी q की वैल्यू है x² + 1 है, माइनस ये 1/2 है, उसको लिखेंगे और डिफ्रेंसिएशन करना, आप चाहे डायरेक्ट लिख दें, p की वैल्यू यहाँ पर 2x थी, 2x का डिफ्रेंसिएशन करना है, -1/4 और 2 की वैल्यू 2x थी, लेकिन इसका हमें करना है, इस होल अब स्क्वायर करना है। इसे सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी x² + 1। आई और एस की वैल्यू जब आ जाएगी तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, जिसे हम सॉल्व करके v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्टीमेटली हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो -1/2 2 इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इसमें डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें 1 के इक्वल आ जाएगा। 1/4 इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, 1/4 लिखने के बाद में 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो आई की वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ गई, इस ब्रैकेट को हटा दिए, x² + का 1 और ये यहाँ पर ये माइनस का 1 है और माइनस का ये बचेगा x²। देख रहे हैं कि x² से x², 1 से 1 कैंसिल होने के बाद i की वैल्यू 0 आ गई। इससे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं इक्वेशन नंबर 1 से जो नोट किया है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो हमने s यूज़ करा है वो होता क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो s की वैल्यू भी आप जिस तरीके से i की वैल्यू को याद रखेंगे, ऐसी s की वैल्यू को भी याद रखना होगा, थोड़ी u से मिलती हुई है, जो भी हम लोगों ने फाइंड किया था, कैपिटल R e⁻1/2 इंटीग्रेशन p dx। अभी हम लोगों ने जो यूज़ की थी p की वैल्यू, उसमें तो थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर r नहीं आ रहा है, तो ये वैल्यू तो सेम है, उसमें भी वहाँ पर u में माइनस था, तो इससे थोड़ा मिलता जुलता है, याद कर लीजिएगा। कैसे भी याद करना है आपको, इसको याद रखना है हमें, अगर नॉर्मल फार्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए s की वैल्यू अभी हम लोगों ने सेलेक्ट की थी, इक्वेशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो ये है x³ + का 3x। हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, वहाँ तो नहीं रखा था हमने ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू थी x³ + का 3x, फिर मल्टीप्लाई और e⁻1/2 और p की वैल्यू जो कि 2x था, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं इंटीग्रेशन वाला, तो इसे इंटीग्रेट करके रख देंगे। तो यानी s की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इक्वेशन नंबर 1 का फिर हम यूज़ करेंगे। तो s = x³ + 3x और यहाँ पर e⁻1/2, 2 इंटू में कांस्टेंट है और सिर्फ x बचेगा, x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि पावर जो होगी वो 2 हो जाएगी, और जितनी पावर होती है इतना अपान में जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है x³ + का 3x और e⁻1/2 x²। तो इस तरीके से i और s दोनों जब वैल्यू आ गई है तो हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ i और s इन इक्वेशन नंबर 1, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म था d/v/dx², सेकेंड टर्म में i की वैल्यू चूँकि 0 है और उसमें हमें v से इंटू करेंगे, राइट हैंड साइड में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे ना लिखें क्योंकि ये 0 में v से इंटू होकर 0 हो जाएगा। फिर s की वैल्यू राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, जो कि x³ + का 3x और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻1/2 x² से। तो हमारा ये सिंपली आ जाएगा, जिसको हम अगले स्टेप में इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, यानी जो v का एक बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका होगा, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन हो रहा है। ये तो टर्म 0 हो गया, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं, इसको लिख देंगे और इसमें ब्रैकेट ओपन करके इसका इंटू दोनों में अलग अलग कर देते हैं। x³ इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, 1/2 x² प्लस यहाँ पर इंटू करेंगे 3x इंटू e⁻1/2 x²। अब यहाँ पर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं आप, ये हम अगले पेज पर लिखने जा रहे हैं। ऑन
यहाँ पर फोकस करना है ऑन इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम है जब इंटीग्रेट करते हैं तभी सॉल्व होता है ये। तो इससे क्या होगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव यहाँ से हट जाएगा, ओनली ये बचेगा हमारे पास, उसी को हम लिख देंगे। इसलिए हमने इस स्टेप में ये इस तरीके से लिख के दिखाया है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे dv/dx, और राइट हैंड साइड में हमारे फर्स्ट वाला टर्म जो x³ है इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। और 3 इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने 3 को बाहर किया। x² का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पर ऐड करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी चलता रहेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेट कैसे करें इसका, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि दोनों अलग अलग ये इंटीग्रेशन है, इनके लिए दोनों अलग अलग चीज़ें यूज़ होंगी। आप देखें, अगर इस जो ऊपर यहाँ पर लिखा है पूरे को कुछ टी मान लें तो इसे आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ और करना होगा। dv/dx इज इक्वल टू, यानी इसे 2 पार्ट में बांट लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे, x² को यहाँ पर साइड से रखें और 1/2 x² को अलग रखें, और इसको फिर हम इसको इसकी एक पावर जो है वो यहाँ पर लिख दें x, और 2 बची हुई हैं वो यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हम इसको फर्स्ट सेकंड मानते हुए इंटीग्रेशन करेंगे। और ये चीज़ का इंटीग्रेशन जो है वो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, जिसका हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे प्लस का थी। और इसका इंटीग्रेशन हम इसे अलग से आपको बता दे रहे हैं, टी मान के कैसे करेंगे अलग से रफली बता रहे हैं, और डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो आप वहाँ पर तो डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या था ये हम यहाँ पर बता देते हैं। x(e⁻1/2 x² है, इसको आप कुछ मान लें, माना a के बराबर आ गया ये। तो इसमें जो भी ये e की पावर में है उसको पहले हम लेट कर लेते हैं रफ पे। 1/2 x² को हमने t मान लिया। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है 1/2, इससे बाहर लिख लेंगे। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, और x का dx, t का dt हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ से उड़ जाएगा, कट जाएगा, x dx आ गया, जिसके यहाँ पर हम dt लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है भी एक चीज़, तो इसे हम पहले लिख देंगे कि बार 1/2 x², जो x है उसको dx के साथ लिखेंगे, उसकी जगह तो हम dt लिख सकते हैं। तो और e की पावर हमने इससे पूरा माना है t, तो t और पूरा हो गया ये dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। अब t की जो वैल्यू है 1/2 x² रखते हैं। तो ये हमने इस वैल्यू का इंटीग्रेशन किया है जो कि इतना आया, इसको हम डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हैं। आप भी लिख लीजिएगा, आपको समझाने के लिए हमने नीचे बता ही दिया है। और इसका हम इस फर्स्ट वाले में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए और हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अभी आया है e⁻1/2 x² आया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कर देंगे। तो यहाँ पर t मान के करना चाहे तो यहीं पे आप कर सकते हो। ये जो हमने ये दिखाया है, तो आपको ये इंटीग्रेशन दिखा देना वहाँ पर, और t साइड से नीचे यहाँ पर लिख के भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर लो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है। आपको मालूम है 2 फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। ये फार्मूला होता है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला ये टर्म को इंटीग्रेट करने में। dv/dx के बराबर ये चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था, ये आ गया था e⁻1/2 x², माइनस फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। डायरेक्ट भी 2x लिख सकते थे, लेकिन ये हमें फर्स्ट फंक्शन दिखा दिया हमने, x² है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे e⁻1/2 x², क्योंकि इससे पहले भी लिखा है यहाँ पर। और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इस टर्म को हम एज इट लिख देंगे 3e⁻1/2 x² प्लस c1 कॉन्स्टेंट। तो dv/dx इज इक्वल टू x² e⁻1/2 x² माइनस, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया तो ये वैल्यू जो आ गई वो 2x के बराबर आ गई, e⁻1/2 x² dx, और प्लस का 3e⁻1/2 x² प्लस c1। ये 2 को अगर बाहर ले लें तो देखेंगे कि हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन पहले कर आया है। इस टर्म को लिख दें x² 1/2 x² माइनस 2 को बाहर लेने पर x आपको वही मिल रहा है 1/2 x² dx। ये वैल्यू हमें पहले भी मिली थी, इसका इंटीग्रेशन इतना लिख आया था, तो ये हमने यहाँ पर दिखाया था, उसी वैल्यू को आपको
हम यहाँ पर डायरेक्ट अगली स्टेप में इसको लिख देंगे। फिलहाल अभी ये नोट करना हमें 3 टाइम्स e⁻1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का c1। तो ये dv/dx की वैल्यू मिली है एक्स स्क्वायर e⁻1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन e⁻1/2 एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 3 टाइम्स e⁻1/2 एक्स स्क्वायर आ गया। देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, ये बस इसमें कोफिशिएंट 3 है, इसमें 2 है, तो ये प्लस का ये माइनस है, इनका डिफरेंस ले लेंगे जो कि 1 टाइम्स आ जाएगा, यानी e⁻1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे ही नोट कर देंगे अगली स्टेप में। ये बाकी टर्म को इसमें से ये घटा देंगे तो 1 टाइम्स बचेगा जो कि प्लस की संख्या बढ़ी है, तो प्लस का हमारे पास बचेगा। तो जो बचेगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, हमें चाहिए b। तो dv/dx की वैल्यू अभी हमको मिल चुकी है, वो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म था एक्स स्क्वायर e⁻1/2 एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म था जिसको हमने नोट किया। फिर बचा है प्लस का, बचा है e⁻1/2 एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है। फिर लास्ट टर्म बचा हुआ है प्लस का c2 जो कि c1 था, हमने c2 गलती से यहाँ लिख दिया, सभी c1 ही चला आ रहा था, ये कांस्टेंट जो है वो c1 के बराबर ही है। c2 अब आने वाला है इसलिए शायद हमने लिख दिया पहले से गलती से, तो c1 लिखे हैं। अब हमें को v की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, तो आपको देखिए एक बार और इंटीग्रेट करना होगा तब मिल पाएगा। तो ऑन और x के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v हो जाएगा ऑन इंटीग्रेशन, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन v, और v की ही हमें तलाश थी। अब ये 3 टर्म है, इन तीनों टर्म का अलग अलग दिखा देंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, एक्स स्क्वायर e⁻1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, और इसका e⁻1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, प्लस c1 का भी इंटीग्रेशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इस टर्म का इंटीग्रेशन तो करना इम्पॉसिबल है, सीरीज इंटीग्रेशन होगा, लेकिन देखते हैं, हो सकता है इसका इंटीग्रेशन करने पर ये कैंसिल हो जाए, तो फिर हम करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी ये पावर 3 थी, इसको 2 पार्ट में बांटा था, सेम वैसे ही इसका भी करेंगे। इससे भी हम x और x e⁻1/2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ में अगर x मिल जाता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग पीछे देख चुके हैं, आसानी से हो जाता है। तो इसका जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, और बाकी को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसका तो इसमें जैसे ये ख़त्म हो जाए, जो जैसे x का अगर एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2 बार में वो हट जाता, तो सिंपल हो जाता है, इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, उसको हम लोग जो है वो फर्स्ट फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन उसके साथ में दूसरा फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, तभी ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिलहाल इसको तो हम e⁻1/2 एक्स स्क्वायर एज इट लिखा रहने देंगे। तो यहाँ c1 इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, c2 एज इट लिख देंगे, कुछ भी नहीं है। v इज इक्वल टू यहाँ पर अभी जो फार्मूला बताया था फर्स्ट सेकंड वाला, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे e⁻1/2 एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आपकी थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो ये आ चुका है e⁻1/2 एक्स स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने ध्यान दिया, और इनका इंटू का डिफरेंशिएशन जैसे कि अभी सोचा तो वैसे ही हुआ कि e⁻1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन प्लस में और यही वैल्यू ये माइनस में है, तो ये कैंसिल कर जाएगी। हमारी प्रॉब्लम जो थी कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, और प्लस c2 रख देंगे, ये दोनों क्योंकि 1 का इंटू करेंगे ये वैल्यू यही आ जाएगी e⁻1/2 एक्स स्क्वायर, तो सेम टर्म है, ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू जो उसकी हमें तलाश थी वो मिल चुकी है, v इज इक्वल टू एक्स इंटू e⁻1/2 एक्स स्क्वायर। ये 2 टर्म बचे हुए लास्ट में, उनको भी लिख देते हैं, प्लस का c2x और c1x प्लस का c2। अब v मिल गया, हम u पहले ही फाइंड कर चुके थे और हमने सॉल्यूशन माना था y इज इक्वल टू uv, तो उसमें हम u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द given differential equation is, जो हमने माना था y इज इक्वल टू uv, तो इसमें u की वैल्यू जो हम लोगों ने पीछे फाइंड की थी, देखें u की वैल्यू कितनी थी
ई की वैल्यू थी ई टू द पावर -1/2x²। फिर वी की वैल्यू जो अभी आई है इसे ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि 3 टर्म है यहाँ पर। एक्स ई टू द पावर 1/2x², उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमें ब्रैकेट में करके लिखना पड़ेगा c1x प्लस का c2। अब आंसर आ चुका है, आप अपने किसी भी लेवल तक इसको ले जा सकते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन करें इसका इंटू इन तीनों टर्म में कर देंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स, और चूँकि ये e है दोनों में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी माइनस का 1/2x² में ये प्लस का 1/2x² ऐड हो जाएगी। प्लस फिर c1 लिखेंगे x, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/2x² का प्लस का c2 में मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर -1/2x² का। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर 0 हो जाएगी, तो 0 जिसकी पावर हो जाएगी उसकी वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगी, यानी ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ओनली ये सिर्फ x बचा हुआ है। और प्लस यहाँ पर चूँकि कुछ हो नहीं पाएगा, आप चाहे दोबारा से इसे कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास c1x बचेगा प्लस का c2, क्योंकि e टू द पावर -1/2x² दोनों में कॉमन है, इसी बार में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।